नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा मध्य प्रदेश। चलिए शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कार्यक्रम के दौरान अपनी पार्टी की उपलब्धियों पर गर्व जताते हुए कहा कि हमें गर्व है कि हम उस दल के सदस्य हैं जिसने सच्चे अर्थों में देश के हर राज्य में लोकतंत्र की स्थापना की है। सीएम मोहन यादव का ये बयान ऐसे समय में आया है जब पार्टी संगठनात्मक मजबूती और विचारधारा के प्रसार को लेकर सक्रिय है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी न केवल चुनावों में जीत हासिल करने के लिए काम करती है, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना और जनसेवा को सर्वोपरि मानती है। सीएम ने यह भी कहा कि पार्टी की वैचारिक प्रतिबद्धता और आम जनता के प्रति समर्पण ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि वे नीतियों और सेवा भावना के जरिए जनता का विश्वास बनाए रखें। यह बयान राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे पार्टी की राष्ट्रव्यापी उपस्थिति और लोकतंत्र के प्रति उसकी निष्ठा को रेखांकित किया गया है। क्या कुछ कहा गया है सीएम की ओर से, सुनिए। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आजादी के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ये जो हमारे आजादी के समय से हमारा संसदीय जीवन का नया रूप जो दिया है, इसी में वो सारी बातें भी जुड़ी है, जिसमें बाबा साहब ने कहा संगठित रहो लेकिन शिक्षित रहो, शिक्षित बनो। तो शिक्षित बनने के साथ नई टेक्नोलॉजी के आधार पर जो समय चल रहा है कि आप हमारे माननीय विधायक, अगर विधायक विश्राम गृह में भी आते हैं तो वह विश्राम गृह नहीं है, वो सेवागृह है। जोरदार अभिनंदन करो इस भावना के आधार पर। इसलिए हमारी सरकार ने भी अपना विजन डॉक्यूमेंट्स बनाते हुए विधानसभा के अंदर माननीय विधायक गण भी अपना पूरी विधानसभा में 5 साल में डेवलपमेंट का क्या खाका खींच के आते हैं, किस प्रकार से वो विकास की कल्पना करते हैं। इसलिए समग्र रूप से जब हम सारी चीजों को लेके चलते हैं, वो बदलते दौर का समय है, वो समय चला गया। कई और दलों की सरकारें भी 20-20 साल, 25-25, 50 साल चली गई, लेकिन आज हम इस बात को तो बोल ही सकते हैं कि सरकार के साथ लंबे समय गुजारने के बाद अगर आप विकास के दायरे में पीछे देखोगे तो आपको ध्यान में आना चाहिए। इसको अपने यहाँ एक शब्द बोला गया है, सिंहावलोकन। ये सिंहावलोकन हमारे लिए गिर के उस सिंह की याद दिलाती है कि जब शेर आगे बढ़ना जानता है तो आगे बढ़ने के लिए वो पीछे पलट करके पूरी अपनी बॉडी को एक बार देखता है और फिर आगे भविष्य के कदम बढ़ाता है। तो आज के इस अवसर पर जब हम अपने लोकतंत्र के 75वें साल की तरफ से कंप्लीट करते आगे बढ़ रहे हैं और अमृत काल की तरफ बढ़ेंगे, तो सिंहावलोकन के साथ हमें गर्व होगा। हम ऐसे दल के साथ सरकार बनाने में सक्षम है जिन्होंने हर राज्यों में सच्चे अर्थों में लोकतंत्र की अलग पहचान बना करके दिखाई दी। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए एक बड़ी और निर्णायक खबर सामने आई है। अब एक ही परीक्षा से कई विभागों में नौकरी पाने का रास्ता खुलने वाला है। यह बदलाव सिर्फ एक भर्ती प्रक्रिया का सरलीकरण नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री मोहन यादव की उस सोच का हिस्सा है जिसमें नौजवानों के समय, मेहनत और योग्यता का सम्मान सबसे ऊपर रखा गया है। सरकार अब भर्ती प्रक्रिया को सरल, तेज और पारदर्शी बनाने की दिशा में जो कदम उठा रही है, वो प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे में एक स्थायी सुधार के रूप में भी देखा जा रहा है। इससे न केवल परीक्षा का बोझ घटेगा, बल्कि युवाओं को सरकारी सेवाओं में शामिल होने का अवसर भी ज्यादा साफ, निष्पक्ष और प्रभावी रूप से मिल सकेगा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने मध्य प्रदेश के लाखों युवाओं को एक बड़ी राहत दी है। सरकारी नौकरी की राह में अब तक जो सबसे बड़ी अड़चन थी, बार बार परीक्षा देने की बाध्यता, अब वे खत्म होने जा रही है। एक ही परीक्षा से अब कई विभागों में नौकरी पाने का मौका मिलेगा। ये बदलाव सिर्फ एक प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि युवाओं की उम्मीदों और समय की कद्र करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। मध्य प्रदेश में अब सरकारी नौकरी के लिए रास्ते बदलने जा रहे हैं और ये बदलाव केवल तकनीकी नहीं, बल्कि सोच का भी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अगुवाई में प्रदेश सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में ऐतिहासिक सुधार की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस नई प्रणाली का खाका तैयार कर लिया है, जो राज्य के करोड़ों युवाओं की तैयारी, प्रयास और समय को व्यर्थ जाने से बचाएगा। वर्तमान प्रणाली में एक ही स्तर के अलग अलग पदों के लिए अभ्यर्थियों को बार बार परीक्षाएं देनी पड़ती थी। अलग अलग विभागों की अलग अलग प्रक्रियाएं, अलग अलग आवेदन, अलग अलग तारीखें, और ये सब मिलकर युवा वर्ग के लिए भारी मानसिक, शारीरिक और आर्थिक बोझ बन गया था। अब इस व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन किया जा रहा है। नई प्रणाली में राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि PSC
केवल 6 तरह की परीक्षाएं आयोजित करेगा, जिनमें प्रशासनिक सेवा, वन सेवा जैसी प्रमुख सेवाएं शामिल हैं। वहीं MPESB 5 श्रेणियों की परीक्षाएं आयोजित करेगा, जैसे इंजीनियरिंग, शिक्षा, कृषि और डिग्री आधारित पर। इन श्रेणियों के माध्यम से एक बड़ी आबादी को कवर किया जाएगा और उम्मीदवारों को बार बार परीक्षा देने की आवश्यकता अब नहीं होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में बनाई गई इस नीति का उद्देश्य साफ है: भर्ती प्रक्रिया को तेज, दक्ष और पारदर्शी बनाना। परीक्षा के बाद एक ही मेरिट सूची तैयार होगी और उसी के आधार पर विभागीय नियुक्तियां की जाएंगी। साथ ही अभ्यर्थियों को आवेदन करते समय ये विकल्प मिलेगा कि वे किस विभाग में प्राथमिकता से काम करना चाहते हैं। इस पारदर्शी प्रणाली के चलते विभाग बदलने या तबादलों की जटिलता भी काफी हद तक खत्म हो जाएगी। इस पहल का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अब युवाओं को हर पद के लिए अलग अलग परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। केवल एक बार परीक्षा देने से उनके पास कई विभागों में चयन का अवसर होगा। इससे न सिर्फ परीक्षा शुल्क की बचत होगी, बल्कि बार बार आवेदन करने की प्रक्रिया से भी छुटकारा मिलेगा। वर्तमान में PSC साल भर में लगभग 25 परीक्षाएं आयोजित करता है, जबकि MPESB करीब 30 परीक्षाएं संचालित करता है। इसके कारण कई बार परीक्षाएं आपस में टकराती हैं और कई उम्मीदवारों के लिए मौका सिर्फ इसलिए छूट जाता है क्योंकि वे एक ही समय पर 2 अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर नहीं जा सकते। अब ये समस्या खत्म हो जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है: नौकरी की राह को जितना हो सके उतना सरल, ईमानदार और प्रभावी बनाना। और इस नई भर्ती प्रक्रिया में इसी सोच की झलक साफ साफ नजर आती है। ये केवल एक भर्ती प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है जो प्रदेश के नौजवानों को उनका समय, श्रम और आत्मविश्वास लौटाने का वादा करती है। जहां बाकी राज्यों में भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर भ्रम और देरी बनी रहती है, वहीं मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार एक बार फिर साबित कर रही है कि जब नेतृत्व दूरदर्शी हो तो नीतियां केवल कागजों तक सीमित नहीं रहती, वे जमीनी बदलाव बन जाती है। ये फैसला आने वाले समय में एक मॉडल बन सकता है, न सिर्फ प्रदेश के लिए बल्कि पूरे देश के लिए भी। प्रदेश में पहली बार कोई सरकार भर्ती प्रक्रिया को इस हद तक युवा मित्र बनाने जा रही है, यानी युवा फ्रेंडली बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये स्पष्ट मानना है कि सरकारी तंत्र को उन युवाओं की राह आसान बनानी चाहिए जो जीवन की सबसे अहम लड़ाई, अपनी पहली नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एक ऐसा लड़का या लड़की जो गांव के छोटे से स्कूल में पढ़कर अपनी मेहनत से प्रतियोगी परीक्षा में बैठता है, उसे ये महसूस होना चाहिए कि शासन उसकी मेहनत को समझता है और उसी के अनुकूल नीतियां भी बना रहा है। ये नई भर्ती प्रणाली केवल एक प्रशासनिक सुधार नहीं, बल्कि उस सामाजिक और आर्थिक न्याय की पुनर्परिभाषा है जिसमें अवसर हर उस योग्य युवा को मिल सकेगा जो एक परीक्षा देकर अपनी क्षमता सिद्ध करता है। अब वही परीक्षा कई दरवाजे खोलेगी। वन विभाग, लोक निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग, कृषि और तकनीकी सेवाओं तक। नई प्रणाली में पारदर्शिता का स्तर ऐसा होगा कि चयन की प्रक्रिया पूरी तरह से मेरिट पर आधारित होगी। न कोई मध्यस्थ, न कोई भ्रम, सिर्फ परिणाम और योग्यता का सम्मान। इसके साथ साथ राज्य सरकार डेटा सेंट्रिक रिक्रूटमेंट की ओर भी कदम बढ़ा रही है। एकीकृत प्रणाली से ये भी ट्रैक किया जा सकेगा कि किन क्षेत्रों में अभ्यर्थियों की संख्या अधिक है और किन क्षेत्रों में रिक्त पदों के लिए अधिक प्रचार की आवश्यकता है। भर्ती बोर्ड और आयोगों के लिए ये प्रणाली केवल बोझ कम करने का जरिया नहीं, बल्कि ये प्रशासनिक दक्षता को नए स्तर पर ले जाने का एक सशक्त माध्यम है। उम्मीदवारों को न केवल बार बार आवेदन करने से छुटकारा मिलेगा, बल्कि उन्हें परीक्षा केंद्रों की बारंबार यात्रा करने से भी निजात मिलेगा, जिससे उनका मानसिक और आर्थिक बोझ भी घटेगा। इस नीति का असर केवल आज की परीक्षा व्यवस्था पर नहीं पड़ेगा, बल्कि आने वाले वर्षों तक इसका लाभ प्रदेश के लाखों युवाओं को मिलेगा। सरकार अब इस दिशा में भी प्रयास कर रही है कि परीक्षा परिणामों की घोषणा समयबद्ध तरीके से हो और नियुक्ति प्रक्रिया में देरी न हो, यानी परीक्षा दी, परिणाम आया और जल्द ही नियुक्ति हुई। एक स्पष्ट, ठोस, भरोसेमंद प्रक्रिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सोच केवल रोजगार तक सीमित नहीं है, बल्कि वे इसे सशक्तिकरण का जरिया मानते हैं। उनकी नीतियां ये दर्शा रही हैं कि यदि शासन में इच्छा शक्ति हो तो व्यवस्थाओं को बदला जा सकता है और युवाओं को केवल वादे नहीं, ठोस परिणाम दिए जा सकते हैं।
अगर ये प्रणाली सफलतापूर्वक लागू होगी तो ये सिर्फ एक परीक्षा प्रणाली नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के नौजवान पीढ़ी के भविष्य की नींव बन जाएगी। और इस नींव के केंद्र में है एक नेता, एक सोच और एक प्रतिबद्धता। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से हर उस युवा को जो अपने सपनों को सरकारी सेवा में बदलना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। भोपाल स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित मध्य प्रदेश युवा मोर्चा के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भाग लिया और ऊर्जावान युवाओं से संवाद किया। उन्होंने युवाओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है और आज पूरी दुनिया को दिशा दे रहा है। सीएम ने युवाओं से अपने संकल्पों को पूर्ण करने का आह्वान करते हुए उन्हें राष्ट्र निर्माण में भागीदारी निभाने की प्रेरणा भी दी है। आप इस दिए को, बाती को, तेल को ऑक्सीजन विहीन कर दो, ये कुछ जलने वाला है, ये ऐसे ही दिखता है। असली में कौन जल रहा? ऑक्सीजन जल रहा। जोरदार अभिनंदन करें इस नाते। ये हमारे ऑक्सीजन के पीछे युवा मोर्चा की युवा धड़कने का, अपना परिश्रम का आनंद है, उसकी ज्योति जल रही। ये हमको ध्यान देना पड़ेगा। दिखने के लिए सरकार के विधायक, मंत्री, सांसद सब दिखते हैं, लेकिन असली में कुल कहाँ ताकत है? ऑक्सीजन में। और ये ऑक्सीजन सामने फैली हुई, इस बात को हमको एहसास रखना। यह दुनिया का सबसे युवा देश भारत और दुनिया के सबसे युवा देश का सबसे बड़ा दुनिया का गणतंत्र अगर कोई जिंदा है तो ये गणतंत्र के लागू होने के पहले से सच्चे अर्थों में प्रणाम करना चाहूंगा चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, वो सारे क्रांतिकारी हमारी लंबी परंपरा के लिए जोरदार अभिनंदन करें, जिनके कारण से आजादी का 20वें समय का संघर्ष प्रारंभ हुआ। और उसकी पराकाष्ठा तो तब हो गई जब एक्चुअल में इसकी कीमत चुकाने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस आगे बढ़े और उन्होंने कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें। जोरदार अभिनंदन करें नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। ये इतना हमने परिश्रम, इतना पराक्रम, इतने प्रकार से यत्न प्रयत्न किए, तब तो दुनिया के अंदर भारत का मान बढ़ा, सम्मान बढ़ा। अब इसको अगर यथार्थ के चश्मे से देखा जाए तो आप देख करके एहसास करना कि भारत को भी आजादी मिली, कुछ समय पहले अफ्रीका को भी आजादी मिली। और इस बीच रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। मॉनसून सत्र की शुरुआत आज हंगामेदार रही, लेकिन संसद की कार्यवाही से पहले
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने मानसून सत्र को विजयोत्सव का सत्र बताया। साथ ही पहलगाम में हुए आतंकी हमले और नरसंहार का जिक्र करते हुए देश की एकजुटता की तारीफ की। उन्होंने कहा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कई दलों के सांसदों ने दुनिया के मंचों पर पाकिस्तान की सच्चाई को उजागर किया और राष्ट्रहित में एक प्रभावी अभियान चलाया। प्रधानमंत्री ने इसे भारत की वैश्विक छवि के लिए एक सकारात्मक संदेश बताया। क्या कुछ कहा है, सुनिए। हमारे साथियों, पहलगाम की क्रूर हत्या, अत्याचार, नरसंहार पूरी दुनिया चौंक उठी थी। आतंकवादी और आतंकवादी के आके दुनिया का ध्यान उनकी तरफ केंद्रित हुआ था और उस समय दल हित छोड़ करके देश हित में हमारे ज्यादातर दलों के प्रतिनिधि, ज्यादातर राज्यों के प्रतिनिधि विश्व भ्रमण किया, दुनिया के अनेक देशों में गए और एक स्वर से दुनिया के सामने आतंकवादियों का आका पाकिस्तान को बेनकाब करने का एक बहुत सफल अभियान चलाया। मैं आज राष्ट्रहित में किए गए इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए उन सभी सांसदों की सराहना करना चाहता हूं, सभी दलों की सराहना करना चाहता हूं और उसने देश में एक सकारात्मक वातावरण पैदा किया। विश्व ने भारत की बात को स्वीकार करने की दिशा में अपने मन के द्वार खोले और इसके लिए ये हमारे सांसदगण, हमारे राजनीतिक दल सराहना करने के मेरे लिए सौभाग्य है। हरियाणा के नवनियुक्त राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार ने राज्यपाल के तौर पर शपथ ली। चंडीगढ़ स्थित राजभवन में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शील नागू ने उन्हें शपथ दिलाई। असीम कुमार घोष बंडारू दत्तात्रेय की जगह राज्यपाल बनाए गए हैं। कार्यक्रम में सीएम सैनी सहित सभी मंत्री और विधायक भी मौजूद रहे। मैं इधर आया हूं चीफ मिनिस्टर का जो प्रोग्रेसिव मेजर्स है उसको इनकरेज करने के लिए एंड चीफ मिनिस्टर का साथ हमारा जो कंसल्टेशन होगा वो कंसल्टेशन हरियाणा का पुअर पीपल का बेनिफिट्स के लिए होगा। ये हमारा कमिटमेंट है। हमारा और एक कमिटमेंट है जो ऑपोजिशन लीडर्स जो है उसका एक पेशेंट हियरिंग देने हुआ, उसका ओपिनियन क्या है, उसका व्यूज क्या है एंड ऑपोजिशन लीडर्स का व्यूज एंड ओपिनियन आई शैल कम्युनिकेट इट टू आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। और इस बीच रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ ही देर में। नवाचारी और नवोन्मेषी शिक्षा व्यवस्था से युवाओं की आशाओं को नई उड़ान दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। ग्रामीण परिवेश हो या फिर नगरीय क्षेत्र, गुणवत्ता युक्त शिक्षा बनी है नए उत्तर प्रदेश की पहचान। स्कूल चलो अभियान और शारदा प्रोग्राम जैसे अभिनव प्रयासों से ड्रॉप आउट दर में आई है उल्लेखनीय गिरावट। ऑपरेशन कायाकल्प और टैबलेट वितरण जैसे कदमों से डिजिटल शिक्षा को मिले हैं नए आयाम। बेसिक शिक्षा से हायर एजुकेशन तक शिक्षा में उठाए गए अभूतपूर्व कदमों से हुआ है एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन।
अंत्योदय और बिना किसी भेदभाव के सबको समान शिक्षा का अधिकार बना है युवाओं के उज्जवल भविष्य का आधार। वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन सरकार के अभिनव प्रयासों ने नए उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में किया है युगांतकारी ट्रांसफॉर्मेशन। समान शिक्षा का अधिकार, डबल इंजन सरकार। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने सीएम धामी से मुलाकात की और इस दौरान सीएम धामी से मुलाकात के बाद दोनों नेताओं के बीच समसामयिक मुद्दों पर चर्चा हुई है। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा और जानकारी दी कि उन्होंने मुख्यमंत्री सैनी को चारधाम का प्रसाद और उत्तराखंड के अम्ब्रेला ब्रांड हाउस ऑफ हिमालयाज के स्थानीय उत्पाद भी भेंट किए हैं। तो सीएम सैनी का उत्तराखंड दौरा रहा, जहां पर सीएम धामी से मुलाकात उनकी हुई है और मुलाकात की तस्वीरें भी कुछ सामने आई हैं, जिन्हें सीएम धामी ने अपने एक्स अकाउंट पर साझा किया है और इसी के साथ कई सारे समसामयिक मुद्दों पर भी इस दौरान चर्चा हुई है। और जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, एक शिष्टाचार भेंट के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है, जहां पर पुष्पगुच्छ देकर स्वागत सीएम सैनी का सीएम धामी ने किया और इसी के साथ एक्स पर पोस्ट कर पूरी जानकारी भी उनकी ओर से साझा की गई है। और ये तस्वीरें भी बेहद खास हैं, जहां पर सीएम सैनी का ये उत्तराखंड दौरा है और इस दौरान सीएम धामी से उनकी मुलाकात भी काफी खास मानी जा रही है, क्योंकि कई सारे मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है। ऐसे में दोनों राज्यों के रिश्ते किस तरीके से बेहतर होते हुए आने वाले समय में नजर आएंगे, देखना महत्वपूर्ण होगा। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि शुरुआत में कुछ लोगों ने यात्रा को बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन की सतर्कता से कोई अनहोनी नहीं होने दी गई। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि कांवड़ यात्रा एक पवित्र परंपरा है और इसे किसी भी कीमत पर दूषित नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे तत्वों पर प्रशासन कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा और नजर रख रहा है। आज के दिनों में कुछ लोगों ने कांवड़ यात्रा को भी बदनाम करने का प्रयास किया, लेकिन प्रशासन की सतर्क रहने से प्रशासन ने त्वरित रूप से जो काम किया, उसके कारण से कोई घटना नहीं हो पाई। हाँ, ये जरूर है कि ऐसे लोगों पर पूरी तरह से प्रशासन नज़र बनाए हुए है कि कहीं भी कोई गड़बड़ी न कर पाए। कांवड़ यात्रा बहुत ही हमारी पवित्र यात्रा है, बहुत पौराणिक यात्रा है, उसका एक बहुत बड़ा महत्व है और उस यात्रा को भी कुछ लोग कहीं न कहीं किसी रूप में बदनाम करना चाहते हैं, लेकिन उनके मंसूबे किसी भी कीमत पर सफल नहीं होंगे। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से भी कांवड़ यात्रा को लेकर बयान सामने आया। उन्होंने इसे आस्था की यात्रा बताया और साफ कहा कि जो श्रद्धालु कई किलोमीटर पैदल चलकर भोलेनाथ की भक्ति में लीन रहते हैं, वे हमारे लिए सम्मान के पात्र हैं, लेकिन अगर कोई असामाजिक तत्व कांवड़ियों के भेष में माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। श्रद्धा की यात्रा है और ये भगवान शिव की वो यात्रा है जिसको लोग श्रद्धा से, कितनी दूर से लोग नीलकंठ से भी आगे से मां गंगा के पवित्र जल को लेकर के और 500 किलोमीटर तक पैदल चल के वो अपने गांव, अपने शहर, अपने वार्ड में जाकर के श्रद्धा से उस गंगा जल से वहां पर जो हमारा पवित्र पर्व है उस पर्व के ऊपर स्नान भी करवाते हैं और एक श्रद्धा का ये लोगों में बड़ा, मैं ये कहना चाहूँगा कि इसकी आड़ में अगर कोई शरारती तत्व उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी। खबर बांग्लादेश से है, जहां एयरफोर्स का एक विमान F7 क्रैश हो गया। विमान के क्रैश होते ही अफरा तफरी मच गई। विमान क्रैश होकर कॉलेज क्लासरूम में घुस गया। हादसा होने के बाद
क्लासरूम के बच्चे जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। इस हादसे में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि कई लोग बाल बाल बचे हैं। घटना के बाद राहत और बचाव दल मौके पर पहुंच गया है और स्थिति को संभाला जा रहा है। और देखिए हादसे की तस्वीरें, जहां पर अचानक जब विमान क्रैश हुआ और क्लासरूम में जब वो घुस गया तो ऐसे में देखिए धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आया और लोग भी अपनी जान बचाकर इधर उधर भागते हुए आपको नजर आ रहे हैं। फिलहाल राहत बचाव कार्य मौके पर मौजूद है, स्थिति को नियंत्रण में किया जा रहा है। बांग्लादेश में एयरफोर्स विमान क्रैश होने की खबर। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।